हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा भाग नंबर 13 है, शिक्षण में मूल्यांकन और आकलन पर आधारित एमसीक्यू। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। यह कोर्स आपको A2 क्लासेज ऐप पर मिलेगा। A2 क्लासेज ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस बैच का प्राइस 999 रुपये है। पहले 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर प्राइस है मात्र 499 रुपये। हमारा पहला प्रश्न है, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जबकि आकलन केवल परीक्षा का हिस्सा होता है। दोनों समान होते हैं। मूल्यांकन केवल शिक्षक के लिए आवश्यक है, आकलन केवल छात्रों के अंक देने के लिए आवश्यक है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जबकि आकलन केवल परीक्षा का हिस्सा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल छात्रों को ग्रेड देना, शिक्षा में सतत सुधार लाना और समग्र विकास को मापना, केवल शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, केवल परीक्षा प्रणाली को समाप्त करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा में सतत सुधार लाना और समग्र विकास को मापना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में सतत सुधार लाना और समग्र विकास को मापना। रूब्रिक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए, केवल शिक्षकों को ग्रेड देने के लिए, केवल परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए, केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए। रूब्रिक्स का उपयोग छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना, केवल परीक्षा में ग्रेड सुधारना, केवल शिक्षा का मूल्यांकन करना, छात्रों को परीक्षा में पास करवाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की सीखने की कठिनाई का पता लगाना। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना, केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए, शिक्षकों के प्रदर्शन को मापना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। समष्टि मूल्यांकन। समष्टिगत मूल्यांकन किसका आकलन करता है? छात्रों के सीखने की अंतिम उपलब्धि का मूल्यांकन, केवल शिक्षक का आकलन, केवल पाठ्यक्रम की समीक्षा, केवल कक्षा अनुशासन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के सीखने की अंतिम उपलब्धि का मूल्यांकन। समष्टि मूल्यांकन किसका आकलन? समष्टि मूल्यांकन छात्रों के सीखने के अंतिम उपलब्धि का मूल्यांकन आकलन करता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट
का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों को सीखने की प्रगति को मापने के लिए, केवल परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए, केवल शिक्षकों के रिकॉर्ड के लिए, केवल पाठ्यक्रम को संकलित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के सीखने की प्रगति को मापने के लिए। पोर्टफोलियो असेसमेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों की सीखने की प्रगति को मापने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन की कितनी मुख्य विधियां होती हैं? 2 फॉर्मेटिव और समष्टिगत मूल्यांकन, केवल 1 फॉर्मेटिव मूल्यांकन, 3 फॉर्मेटिव समष्टिगत एवं नैदानिक मूल्यांकन, 4 फॉर्मेटिव समष्टिगत नैदानिक और स्वमूल्यांकन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन की 3 मुख्य विधियां होती हैं, फॉर्मेटिव, समष्टिगत और नैदानिक मूल्यांकन। स्वमूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट का महत्व क्या है? छात्रों को अपनी प्रगति को समझने में मदद करता है, केवल शिक्षक के लिए आवश्यक है, केवल परीक्षा में पास करने के लिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को जटिल बनाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों को अपनी प्रगति को समझने में मदद करता है। स्वमूल्यांकन का महत्व यह है कि छात्रों को अपनी प्रगति समझने में मदद करता है। संदर्भ मानक मूल्यांकन में क्या किया जाता है? छात्रों के प्रदर्शन की तुलना एक निश्चित मानक से की जाती है, केवल अन्य छात्रों की तुलना की जाती है, केवल परीक्षा परिणाम देखा जाता है, केवल शिक्षक के अनुसार मूल्यांकन होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन की तुलना एक निश्चित मानक से की जाती है। संदर्भ मानक मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना एक निश्चित मानक से की जाती है। मानक मूल्यांकन में क्या अंतर है? ये प्रश्न को बाद में देखा जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ी है, टाइप सही नहीं हो पाया है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले, केवल परीक्षा के बाद, केवल पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद, केवल छात्रों को अनुशासित करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले डायग्नोस्टिक असेसमेंट शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है। आकस्मिक मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है जो शिक्षण के दौरान सहज रूप से किया जाता है, केवल परीक्षा के अंत में किया जाता है, केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो शिक्षण के दौरान सहज रूप से किया जाता है। आकस्मिक मूल्यांकन जो शिक्षा के दौरान सहज रूप से किया जाता है उसे आकस्मिक मूल्यांकन कहते हैं। सहकर्मी मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को एक दूसरे की सीखने की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलता है, केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी होता है, केवल परीक्षा के अंक बढ़ाने के लिए होता है, केवल कक्षा में अनुशासन लागू करने के लिए किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों को एक दूसरे की सीखने की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलता है। सहकर्मी मूल्यांकन का मुख्य लाभ यह है कि छात्रों को एक दूसरे की सीखने की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलता है।
वैकल्पिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? पारंपरिक परीक्षाओं के अलावा अन्य तरीके से किए गए मूल्यांकन को वैकल्पिक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओपन बुक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान क्षमता को मापना, केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए, केवल शिक्षकों की सुविधा के लिए, केवल परीक्षा को आसान बनाने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान क्षमता को मापना। ओपन बुक का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान क्षमता को मापना। कक्षा में मौखिक मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है? शिक्षा द्वारा मौखिक प्रश्न पूछ कर किया गया मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा पर आधारित, केवल छात्रों के ग्रेडिंग के लिए, केवल परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा मौखिक प्रश्न पूछकर किया गया मूल्यांकन मौखिक मूल्यांकन कहलाता है। बाह्य मूल्यांकन का क्या है? बाहरी संस्थानों या परीक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन, केवल शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, केवल स्कूल प्रशासन द्वारा किया गया मूल्यांकन, केवल बोर्ड द्वारा किया गया मूल्यांकन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाहरी संस्थानों या परीक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। सीखने का नक्शा लर्निंग मैप मूल्यांकन में कैसे मदद करता है? छात्रों को सीखने की प्रगति को ट्रैक करने में, केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी होता है, केवल परीक्षा के दौरान, केवल पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की सीखने की प्रगति को ट्रैक करता है। ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली मूल्यांकन में क्यों उपयोगी होती है? यह शिक्षण उद्देश्यों और मूल्यांकन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। केवल ग्रेडिंग के लिए उपयोगी होती है, केवल शिक्षकों के लिए, केवल परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली मूल्यांकन में शिक्षण उद्देश्यों और मूल्यांकन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट इंग्लिश, सभी विषयों को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए।